नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हरियाणा सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 2016 पर डिस्कशन शुरू की थी, जिसमें हमने रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 4 तक डिस्कशन की थी। आज के एपिसोड में हम इन रूलों पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो आइए दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन कर दूं कि दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कम संख्या में लाइक आ रहे हैं, कम संख्या में आप शेयर कर रहे हैं और कम संख्या में आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि आप कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे। देखिए, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेरे लिए थोड़ी हौसला अफजाई मेरी करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल का रूल नंबर 5 में व्याख्या की गई है, एक्ट एंड कंडक्ट विच अमाउंट टू मिसकंडक्ट। कर्मचारी के द्वारा वो कौन से कार्य हैं जो कि उसके कदाचार, दुराचार अर्थात मिसकंडक्ट की श्रेणी में आते हैं। लिखा है, द फॉलोइंग एक्ट्स एंड ओमिशंस अमाउंट टू मिसकंडक्ट। निम्नलिखित कार्य और मूल गलतियां वो दुराचार में आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, विलफुल इनसबॉर्डिनेशन और डिसोबीडियंस वेदर अलोन और ज्वाइंटली विद अदर्स टू एनी लॉफुल एंड रीजनेबल ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर। विलफुल इनसबॉर्डिनेशन, जानबूझ करके अपने सीनियर का कहना ना मानना। डिसोबीडियंस, अवज्ञा करना। वेदर अलोन और ज्वाइंटली, अकेले या दूसरे साथियों के साथ मिलकर के दोस्तों। किसकी अवज्ञा? कोई भी कानूनी और युक्ति संगत आदेश जो आपके सुपीरियर ने दिया है, उसकी यदि कोई अवज्ञा करता है, उल्लंघना करता है, तो वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। नंबर 2, इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस, डिसऑनेस्टी, अनट्रस्टवर्दीनेस, थेफ्ट एंड फ्रॉड और डिसऑनेस्टी इन कनेक्शन विद द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट और हैंडलिंग ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। इंडेफिलिटी, बेवफाई सरकार के साथ। अनफेथफुलनेस, विश्वासघात करना सरकार के साथ, अर्थात सरकार के कार्यों को पूरा ना करना, क्योंकि सरकार विश्वास करती है अपने एम्प्लॉय पर के कार्य पूरा करेंगे और वहां पर विश्वासघात करना। डिसऑनेस्टी, बेईमानी करना संपत्ति में सरकार की। जो लोग, जो एम्प्लॉय पैसे से संबंधित कार्यों में कार्यरत हैं, वो बेईमानी कर लेते हैं बीच में, वो बेईमानी भी कदाचार में कहलाएगी। अनट्रस्टवर्दीनेस, गैर भरोसामंद होना, अपने ऊपर से भरोसा खोना। थेफ्ट, चोरी करना। फ्रॉड, किसी भी प्रकार का धोखा करना सरकार के साथ। और या डिसऑनेस्टी, बेईमानी। इन कनेक्शन विद द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट और हैंडलिंग ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, वो बेईमानी जो सरकार की कार्यों की गतिविधियां करते हुए और उसकी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को
देख रेख करते हुए यदि ऐसा किया जाता है तो वो कदाचार कहलाएगा, मिसकंडक्ट कहलाएगा। नंबर 3, स्ट्राइक, पिकेटिंग, घेराव, स्ट्राइकिंग वर्क और inciting other to strike work in contravention of the provision of any law or rule having the force of law। हड़ताल करना, सरकार की तरफ से ये कानून है कि हड़ताल करना मिसकंडक्ट है, लेकिन जो कर्मचारी यूनियन हड़ताल करती हैं वो दूसरे दायरे में आती हैं। सरकार का ध्यानाकर्षण इधर ही है, लेकिन वो ट्रेड यूनियन के एक्ट के तहत होती हैं। वहां उनको स्ट्राइक का सूचना दे करके स्ट्राइक करते हैं, वो अलग बात है। पिकेटिंग, धरना देना, घेराव करना किसी सरकारी अफसर का, किसी दफ्तर का, कार्य में बाधा, स्ट्राइकिंग वर्क, और या इनसाइटिंग अदर, दूसरों को उकसाना, ऐसा करने के लिए दूसरे एम्प्लॉइज को उकसाना। टू स्ट्राइक वर्क, कार्य में बाधा डालने के लिए। इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और रूल हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जो कानून लागू हैं उनकी उल्लंघना करते हुए उनका विरोध करना, उनका उल्लंघना करना, ये सारी की सारी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आते हैं। नंबर 4 में कहा ग्रॉस मॉरल मिसकंडक्ट एक्ट सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन, रायट्स और डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यूरिंग और आफ्टर द ऑफिस आवर एट एनी प्लेस। नैतिक सदाचारी ना रखना, ग्रॉस मॉरल मिसकंडक्ट, नैतिक सदाचारी ना करना, अर्थात कदाचार करना नैतिक तौर पर। एक्ट सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का विध्वंस करना, अनुशासन भंग करना। रायट्स, किसी भी प्रकार का दंगा उड़दंग करना या उत्पात मचाते हुए व्यवहार करना। डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यूरिंग और आफ्टर दी ऑफिस आवर एट एनी प्लेस, ड्यूटी के समय या ड्यूटी के बाद किसी भी स्थान पर अगर ऐसा करता है तो वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा। नंबर 5, राइट्स एंड डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी वर्किंग आवर और इन वर्क प्लेस, दंगे या उत्पात मचाना, उल्टे पुल्टे कार्य करना, गंदे कार्य करना। कब? वर्किंग आवर के भीतर, जो आपके वर्किंग आवर निर्धारित है सरकार के उसमें, या इन वर्क प्लेस, और जहां आप काम करते हो वहां पर। नंबर 6 में कहा है नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट ऑफ वर्क और ड्यूटी अमाउंटिंग टू मिसकंडक्ट, लापरवाही करना ड्यूटी में, ध्यानपूर्वक ड्यूटी ना देना, वो भी मिसकंडक्ट है। जो तुम्हें कार्य दिया गया है उसकी उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट ऑफ वर्क और ड्यूटी, कर्तव्यों का पूर्णता निर्वहन न करना, ये भी मिसकंडक्ट में की श्रेणी में आते हैं, कदाचार की श्रेणी में आते हैं। नंबर 7 पे कहा हैबिचुअल नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट ऑफ वर्क और ड्यूटी, आदतन लापरवाही करना, आदत हो गई है लापरवाही करने की, ड्यूटी की परवाह ना करना, उसकी उपेक्षा करना, ऐसी आदत बन गई है, ये भी कदाचार में आएगा, मिसकंडक्ट में आएगा। नंबर 8 हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट परमिशन एंड ओवरस्टेइंग लीव, आदी हो गया है लेट आने का, एब्सेंट रहने का, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी रहने का, विदाउट परमिशन, बिना अपने सीनियर की अनुमति के एब्सेंट रहना, गैर हाजिर रहना, ये आदत बन गई है, आदी हो गया है। और छुट्टी पर जाकर के अधिक छुट्टी व्यतीत करना, अर्थात जितने पीरियड की छुट्टी ली है ओवर स्टे करना, उससे भी ज़्यादा समय तक
छुट्टी पर रहना, क्योंकि वो अनसैंक्शनड लीव है, इसका आदि हो गया, ये भी कदाचार में आएगा। कौन सा? ओवर स्टेइंग ऑफ लीव। इसलिए दोस्तों, यदि कभी किसी मजबूरीवश ओवर स्टे ऑफ लीव करना पड़ जाए, क्योंकि लीव पहले सैंक्शन करा के जानी पड़ती है, तो उसकी भी तुरंत सूचना दे करके अपने कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन सीख करें। 9 कन्विक्शन बाय ए क्रिमिनल कोर्ट। किसी भी आपराधिक न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध कर दिया गया, आपके खिलाफ कन्विक्शन कर दी गई है, ये कदाचार में आएगा। ये 9 थे जो कदाचार, ये कार्य जो कदाचार के थे। इसके अलावा कहा है द एक्ट और कंडक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय में अमाउंट टू मिसकंडक्ट। ये निम्नलिखित भी जो इस प्रकार का चरित्र करके कार्य करेंगे वो भी मिसकंडक्ट में आएंगे। कौन से? नंबर 1, इफ द एक्ट और कंडक्ट इज प्रीजुडिशियल और लाइकली टू बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर और डिपार्टमेंट और टू द रेपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर या डिपार्टमेंट। कहता है कि वो सारे कार्य जो कि पूर्व ग्रहित हैं, प्रतिकूल हैं, हानिकारक हैं या ऐसा होने के लायक हैं, जो कि नियोक्ता और विभाग की रेपुटेशन अथवा उसके हितों की का अनहित करते हों, वो सारे के सारे कार्य मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएंगे। इफ द एक्ट और कंडक्ट इज इनकंसिस्टेंट और इनकम्पेटिबल with the due or peaceful discharge of his duty to his employer department। यदि उसके कार्य कर्मचारी के या चरित्र असंगत है, भिन्न है, जैसा उपेक्षा की जाती है एम्प्लॉय से, ऐसा ना हो करके उससे इतर है, उससे भिन्न है, या परस्पर विरोधी है, बेमेल है, असंगत है, किसके? शांतिपूर्वक ड्यूटी निभाने के विपरीत है, तो ऐसे कार्य या चरित्र उसके मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएंगे। नंबर 3 में कहा इफ द एक्ट और कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉय मेक्स इट अनसेफ फॉर द एम्प्लॉयर टू रिटेन हिम इन सर्विस। यदि कर्मचारी का कार्य या उसका चरित्र ऐसा है कि उसका नियोक्ता उसको सर्विस में रखने पर असुरक्षित महसूस करे उसके कार्यों के द्वारा, तो वो मिसकंडक्ट में आएगा। नंबर 4, इफ द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज सो ग्रोसली इमोरल दैट ऑल रीजनेबल मैन से दैट द एम्प्लॉय कैन नॉट बी ट्रस्टेड। यदि उसके कार्य और चरित्र के कारण उसका ग्रोस कुल अनैतिक हैं, सारे के सारे कार्य और चरित्र उसके, और सभी लोग जो वहां हैं वो ये कहें कि जी ये तो विश्वास करने के काबिल ही नहीं है, तो ऐसे कार्य और चरित्र उसके मिसकंडक्ट में कहलाएंगे। नंबर 5, इफ द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय सच दैट द एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट कैन नॉट रिलाई ऑन द फेथफुलनेस ऑफ हिज एम्प्लॉय। और यदि उसके कार्य और चरित्र के द्वारा उसका नियोक्ता और विभाग उस पर विश्वास ही ना करे, क्योंकि उसके कार्य ऐसे हैं, तो वो सारे कार्य जिन पर उसका नियोक्ता विश्वास नहीं करता और चरित्र पर, वो सारा मिसकंडक्ट में आएगा। आगे दोस्तों कहा है इफ द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज सच एज टू ओपन बिफोर हिम टेम्पटेशन फॉर नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। यदि उसका कार्य और उसका चरित्र ऐसा है कि उसकी ड्यूटी देने के लिए प्रॉपरली प्रलोभन दिखाता है, वो सारा मिसकंडक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है 8वां 7वां, इफ द एम्प्लॉय इज एब्यूसिव। यदि वो गाली गलौज करता है, और इफ ही डिस्टर्ब द पीस एट द प्लेस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और
वह उसका कार्य स्थल पर शांति भंग करता है, वो सारा कार्य उसका अनैतिक है और इसलिए मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा। नंबर 8 पे कहा, इफ ही इज इंसल्टिंग एंड इनसबॉर्डिनेट टू सच ए डिग्री एज टू बी इनकम्पेटिबल विद द कंटिन्यूएंस ऑफ द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉई, यदि वह अपमानजनक बातें करता है, नियोक्ता का अपमान करता है और उसकी आज्ञा भंग करता है, उसका अनादर करता है, इस स्तर तक के वो परस्पर विरोधी है बातें सर, इस स्तर तक करता है कि वो परस्पर विरोधी मानी जाएंगी हम उसके नियोक्ता और विभाग के और कर्मचारियों के निरंतरता में। 9 पे कहा, इफ द एम्प्लॉय इज हैबिचुअली negligent, if the employee is habitually negligent in respect of the duties for which he is engaged, यदि वो कर्मचारी आदी हो चुका है अपनी ड्यूटी, जो उसको ड्यूटी असाइन की गई है, उसको दी गई है, जिसमें वो व्यस्त किया गया, उसको ऐसा आदी हो गया है कि उसको उसमें लापरवाही करनी है उसने, तो ऐसी की सारी एक्ट उसके मिसकंडक्ट कहलाएंगे। नंबर 10, इफ द नेग्लेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय दाउ आइसोलेटेड टेंड्स टू कॉज सीरियस कॉन्सिक्वेंस, और यदि उसकी लापरवाही ऐसी है कर्मचारी की, भले ही वह इतनी अलग थलग है कि आदत उसकी ऐसी है कि उत्पाद करता है और वो गंभीर परिणाम होंगे उसके, वो सारी की सारी कार्य उसके मिसकंडक्ट कहलाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ कार्य थे एम्प्लॉय के जो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आते हैं, जिन पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है अंडर सिविल सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस पनिशमेंट एंड पीर रूल 2016 के अंतर्गत, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी एक्ट बिल्कुल ना करें दोस्तों, कोई भी कर्मचारी ऐसा एक्ट ना करे, यदि ऐसा करता है तो वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आकर के सजा का पात्र होगा। अगला रूल नंबर 6, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन, प्रतिबंधित है कर्मचारी का ऊपर ये प्रतिबंध है क्या कि वो जो उसके साथी वुमन साथी हैं, कार्यालय में काम करने वाली महिलाएं जो हैं, उनके साथ उनका सेक्सुअली उत्पीड़न नहीं करेगा, यौन उत्पीड़न नहीं करेगा, इस पर प्रतिबंध है। सब रूल 1 में कहा, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमन एट हर वर्क प्लेस, कोई भी कर्मचारी महिला कर्मचारी के कार्यस्थल पर उसका यौन उत्पीड़न करने में संलिप्त नहीं होगा, खुले शब्दों में कानून कह रहा है। सब रूल 2, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज इन चार्ज ऑफ ए वर्क प्लेस shall take appropriate step to prevent sexual harassment to any woman at such workplace, और प्रत्येक वो कर्मचारी जो जिसके अधीन अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, अर्थात जो वहां का इंचार्ज है, उसकी भी ये जिम्मेवारी है वो यथोचित कदम उठाए, किसके लिए? सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, कि कोई भी मेल कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी, महिला कर्मचारी का वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ना कर पाए, ऐसे वो प्रयत्न करेगा। कौन? इंचार्ज। आगे एक्सप्लेनेशन दी है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड सच अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और अदरवाइज। तो इसकी परिभाषा दी है, सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या शामिल है। कहता है अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर, किसी भी प्रकार का अप्रिय, नापसंद, अवांछनीय, अनिष्ट लैंगिक रूप से किया जाने वाला व्यवहार जो पहले उसने मान लिया, डिटरमाइन कर लिया, निश्चित कर लिया, और अनवेलकम जो कि अप्रिय है, नापसंद है, ऐसा भी व्यवहार इसी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा, चाहे वो डायरेक्टली सीधे तौर पे करे या अदरवाइज किसी और ढंग से करे।
और इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे कि एज ए फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। फिजिकल कॉन्टैक्ट में टचिंग भी आती है दोस्तों, कि कोई पुरुष कर्मचारी किसी महिला कर्मचारी को हाथ नहीं लगाएगा, टच नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। ये भी उसमें आता है, सेक्सुअल हरासमेंट में टच करना। और एडवांसेस, फबीतियां वगैरह कसना, गंदी गंदी फबीतियां कसना। बी डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, महिला कर्मचारी को सेक्सुअल फेवर करने के लिए डिमांड करना, उसको रिक्वेस्ट करना, ये भी इसमें सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। मेकिंग एनी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, किसी भी प्रकार के लैंगिक अनापयुक्त टिप्पणियां करना महिला के ऊपर, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में है। डी शोइंग एनी पोर्नोग्राफी मटेरियल, किसी भी प्रकार का पोर्नोग्राफी, लिटरेचर, कोई तस्वीर, कोई पोस्टर भी दिखाना इसी श्रेणी में आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। ई एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर, किसी भी प्रकार का अनिष्ट शारीरिक तौर पर, जुबानी तौर पर या जुबानी से अलग तौर पर किया गया चरित्र, सब इसी सेक्सुअल नेचर में, इसी सेक्सुअल प्रकार में आएगा। तो ये दोस्तों रूल 6 में प्रोहिबिशन थी, थोड़ी बताई सेक्सुअल हरासमेंट की, ये सारी की सारी आएंगी। इसलिए महिला कर्मचारियों के साथ बड़े रिस्पेक्टिवली उनसे बात करें और रिस्पेक्टिवली काम करें वर्क प्लेस पर। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। रूल नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि कोई भी कर्मचारी किसी भी नजदीकी रिश्तेदार के पास नौकरी नहीं देगा, किसी भी रिश्तेदार को नौकरी नहीं देगा, या किसी रिश्तेदार की कंपनी वगैरह के डिटेल दी है। नंबर 1, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फर्म, कि कोई भी कर्मचारी अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का प्रभाव डालकर सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य को किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में नौकरी नहीं दिलाएगा, प्रभाव नहीं डालेगा अपना पोजीशन का। वो अपने क्वालिफिकेशन हिसाब से कहीं जाए, अब कर्मचारी अपनी पोजीशन का प्रभाव से नहीं करेगा। नंबर 2, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल एक्सेप्ट विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट परमिट हिज फैमिली मेंबर टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन कंपनी और फर्म विद विच ही हैज ऑफिशियल डीलिंग, और किसी भी कर्मचारी का कोई भी फैमिली मेंबर उस कंपनी या फर्म में नौकरी नहीं लेगा सिवाय गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद। गवर्नमेंट से पहले यदि कहाँ पर किसी भी फर्म या कंपनी में जिसके साथ उस कर्मचारी के कार्यालय की ऑफिशियल डीलिंग है, उस कंपनी में सरकार की अनुमति के बिना नौकरी प्राप्त नहीं करेगा। नौकरी प्राप्त कर सकता है कैसे? पहले सरकार से अनुमति लेगा। आगे प्रोविजन दी है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मे नॉट अवेट प्रायर सैंक्शन द पोजीशन shall be explained to the prescribed authority with the request of export fact approval। और जहां पे नौकरी लेने के लिए प्रायर सैंक्शन का इंतजार नहीं किया जा सकता, पूर्वानुमति का इंतजार नहीं किया जा सकता, अर्थात जल्दी है, इमरजेंसी है नौकरी ज्वाइन करना, जब तक नौकरी की परमिशन आएगी तब तक वहां वो रिक्ति भरी जाएगी। यदि ऐसी पोजीशन है तो वहां कहा है कि उस अवस्था में क्या किया जाए? एक्सप्लेन टू द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को इस बारे में व्याख्या कर दी जाए कि मैं जो है ना पहले परमिशन नहीं ले सका, और प्रार्थना करे
कि एक्सपोर्ट फैक्टर अप्रूवल दे दी जाए। किस बात की? वहां नौकरी प्राप्त करने की उस कंपनी में। आगे रूल 8 कहा है, सैंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू नियर रिलेटिव। कोई भी कर्मचारी अपने नजदीकी रिश्तेदार को कोई भी अनुबंध दफ्तर का नहीं करेगा। कैसे? नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी डील विद एनी मैटर और गिव और सैंक्शन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी अंडरटेकिंग और एनी अदर पर्सन if any member of his family is employed in that undertaking or under that person, or if he or any member of his family is interested in such matter or contact in any other manner, कि कोई भी कर्मचारी उस कंपनी के साथ डील नहीं करेगा। किसके साथ? जिस कंपनी में उसका कोई रिलेटिव नौकरी कर रहा है, उस कंपनी के साथ कोई अनुबंध नहीं करेगा, क्योंकि वो पर्सनल पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन का प्रभाव डल सकता है वहां पे। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल रेफर एवरी सच मैटर और कंडक्ट ऑफ हिज ऑफिशियल सुपीरियर एंड द मैटर और कॉन्ट्रैक्ट shall thereafter be disposed of according to the instruction of the authority to whom the reference is made। यदि ऐसा है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का निपटारा सरकारी हिदायतों के अनुसार और अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है उसके आदेशों के अनुसार जो रेफरेंस मेड किया गया है उसके अनुसार ही रेफर करेगा प्रत्येक मैटर में। तो ये दोस्तों हमने रूल 5, 6, 7, 8 4 रूल की व्याख्या की है। अंत में वीडियो के मैं फिर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा करके मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इस प्रकार के वीडियो और रेफरेंस के साथ आपके सामने पेश कर सकूं। और दोस्तों ये मेरा आपसे एक पूर्ण विश्वास करिए आप मुझ पर कि मैं आपको जो सरकार के कानून हैं, ये किताब दिखा रहा हूं मैं आपको, इस किताब के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और जितने भी अमेंडमेंट की गई हैं अब तक इसमें, वो सारी की सारी भी मैं लाऊंगा आपको। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।